दोस्तों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने कला विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप कला विषय से संबंधित, तो ये कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले मैं आज दशहरा का अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग जैसे आज बुराई पर अच्छाई का विजय होता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में बुराइयों का अंत हो और अच्छाइयों का आगमन हो। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी के आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोग पहाड़ी चित्रकला पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कांगड़ा, गुलेर, बसौली, चंबा ये शैलियों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। उसी कड़ी में आज का हमारा अगला बिंदु है, क्या नाम है उसका, मंडी शैली। वही मंडी जहां से कंगना रनौत सांसद है, हिमाचल प्रदेश। जो मंडी पड़ती है, उस मंडी में क्षेत्र में, इस मंडी नगर में विकसित होने वाली शैली को ही इस नगर के नाम से जोड़ दिया गया और कह दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, मंडी शैली नाम दे दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण शैली है। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत तो महत्वपूर्ण तीन शैलियां हैं, कांगड़ा, गुलेर और बसौली, जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन वहां से नहीं बने तो चंबा, मंडी, कुल्लू, आपका जम्मू, आपका सिख, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी एक अकेला क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन फंस जाए जो कि आपको पढ़ाया न गया हो। तो दोस्तों आइएगा, आपका ध्यान मैं इस स्क्रीन पे आकर्षित करना चाहूंगा। आप देखेंगे कि दोस्तों ये जो पहाड़ी चित्रकला है, जो पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत जो मंडी क्षेत्र की शैली यानी मंडी शैली है, उस मंडी शैली को आप देखेंगे कि यह शैली लोक जीवन से संबंधित शैली है। यह शैली किससे संबंधित है, लोक, यह शैली दोस्तों लोक जीवन से संबंधित संबंधित शैली है। कौन सी शैली, यही मंडी शैली। यह लोक जीवन से संबंधित शैली है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 17वीं सदी ईस्वी में, कब, 17वीं सदी ईस्वी में इस शैली का उदय होता है। यह शैली अस्तित्व में आती है। कौन सी शैली, यह मंडी शैली। 17वीं सदी ईस्वी में इस शैली का उदय होता है और 17वीं सदी ईस्वी में इस शैली का उदय होता है। यह शैली अपने अस्तित्व में आती है। आप देखेंगे कि विकास क्रम में आगे चलकर 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी ईस्वी के मध्य में यह एकदम अपने, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से चरम पर पहुंच जाती है। खूब बहुत बेहतरीन तरीके से यह शैली विकसित हो जाती है। कौन शैली, यही मंडी शैली। यानी 18वीं सदी के मध्य तक यह शैली पूरी तरह से विकसित हो गई। आप देखेंगे कि यहाँ के चित्रों में जो नारी मुखमंडल है या उनका जो कद है, वह अन्य पहाड़ी चित्रों की अपेक्षा थोड़ा छोटा दिखाया गया है। किस शैली में दोस्तों, इस मंडी शैली में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूं आपके सामने कि जो अन्य पहाड़ी शैलियां हैं उनकी अपेक्षा इस मंडी शैली में जो नारी मुखमंडल है, नारियों का मुखमंडल है, देखेंगे कि अन्य पहाड़ी चित्रकला के चित्रों की अपेक्षा इसके चाहे कद हो चाहे मुखमंडल हो, थोड़ा छोटे दिखाए गए हैं, छोटे बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि पहले जो यहाँ के चित्र पर, जो पहले यहाँ के चित्र थे वो कागज पर बनते थे। किस पर बनते थे, कागज पर बनते थे। लेकिन आप देखेंगे कि कागज पर बनते थे, साथ ही साथ वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। मंडी शैली के अंतर्गत जो चित्र पहले बनते थे वो कागज पर बनते थे और उस पर रंग जो है वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि लगभग 1846 के आसपास, 1846 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है 1846 ईस्वी के आसपास, जिसके कारण यह शैली इनके प्रभाव में आ जाती है। और अब देखेंगे कागज के न बनकर यह कैनवास पर तैल रंगों से बनाया जाने लगा चित्र। किसमें, इस मंडी शैली में। यानी कहने का मतलब है कि ये जो शैली है, यह पहले इस पे जो चित्रकारी होती थी वो कागज पर होती थी,
और रंग वानस्पतिक रंग होते थे। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से 1846 ईस्वी में इनका जो प्रभाव पड़ा, इनका प्रभाव यह पड़ा कि ये चित्र अब जो है कैनवास पर बनने लगे। किस पे बनने लगे? कैनवास पर बनने लगे, और उनमें तैल रंगों का प्रयोग होने लगा, किया जाने लगा। ये बात आप याद रखिएगा, एकदम टोंगा में गठिया लिया भैया। आप देखेंगे कि मंडी शैली को हम लगभग 3 चरणों में, एकदम अगर बात करें तो 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। कितने चरणों में? ध्यान दीजिएगा। मंडी शैली को मंडी शैली को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला चरण है दोस्तों, एक पहला है, दूसरा है और तीसरा है। पहला चरण जो लोक जीवन से संबंधित शैली है, लोक कला से प्रेरित शैली है। पहले चरण में हम क्या रखेंगे? लोक कला से प्रेरित शैली। ये पहला चरण, हमने इसको 3 चरणों में विभक्त कर दिया। किसको? इस मंडी शैली को। मंडी शैली को दोस्तों 3 चरणों में विभक्त कर दिया गया। पहली है लोक कला से प्रेरित शैली, और दूसरी है ध्यान दीजिएगा 1804 से 1846 ईस्वी के मध्य का चरण, या उस टाइम की शैली जो कि ईश्वरी सेन के समय की शैली मानी जाती है। किसके समय की? ईश्वरी सेन की समय की। और तीसरा जो चरण है दोस्तों, वो मंडी के पतन का समय है। मंडी के पतन का चरण। किसके चरण का? मंडी के पतन के चरण का। और अगर समय हम बात कर ले तो बलबीर के समय का, बलबीर सेन के समय का। किसके? बलबीर सेन के समय का। या आप देखें कि मंडी शैली को दोस्तों हम लोगों ने 3 चरणों में विभक्त कर दिया। पहला है लोक कला से प्रेरित, यानी, और दूसरा है 1804 से 1846 ईस्वी के मध्य, जो कि ईश्वरी सेन के समय की। आप देखेंगे तीसरी है मंडी के पतन का समय। हम एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक चरण की बात कर लेते हैं। पहला चरण यानी प्रथम चरण। प्रथम चरण में दोस्तों हम देखते हैं कि प्रथम चरण में सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए, आप जानते भी हैं मेरे सर लोग, जिसे मार साहब, क्या है कि पहला चरण जो है, वो पहला चरण यही है कि यह शैली जो है लोक कला से प्रभावित शैली मानी जाती है। किससे? यह लोक कला से प्रभावित शैली मानी जाती है। ये एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और अपने जेहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और टोंगा में गठिया लीजिए कि जो प्रथम चरण है मंडी शैली का, आप देखेंगे कि यह शैली लोक कला से प्रभावित शैली है। इस चरण में आप देखेंगे कि स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है चित्रों में। स्थानीय वाद्य यंत्रों को प्रयोग में लाया गया चित्रण करने में। इनकी जो है जो स्थानीय वाद्य यंत्र थे उनको भी चित्रित किया गया है। उनके वेशभूषा का मतलब, जो मंडी शैली है, मंडी क्षेत्र जो है, मंडी नगर है, उस नगर में रहने वाले नागरिक, यानी उनकी जो वेशभूषा है, वाद्य यंत्रों के साथ उनकी वेशभूषा को भी एकदम खुलकर चित्रित करने का काम किया गया है इन कलाकारों के द्वारा। किस शैली में दोस्तों? इस मंडी शैली में। आप देखेंगे कि एक नाम मिलता है राजा सिद्धसेन का। क्या नाम मिलता है? ध्यान दीजिएगा, राजा सिद्धसेन का। राजा सिद्धसेन का ध्यान दीजिएगा, यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है इस शैली में। इसलिए कह रहे हैं कि इस नाम को आप एकदम टोंगम गठिया लिया भैया, एक भुलाया मत मास्टर साहब लोग, सर जी लोग, मैडम लोग। ये जो राजा सिद्धसेन था, ये आप देखेंगे कि जो भद्रकाली और सिद्धकाली का मंदिर है, भद्रकाली
भद्रकाली के साथ साथ सिद्धकाली, सिद्धकाली, ये जो भद्रकाली और सिद्धकाली जो मंदिर है, इन मंदिरों के जो भित्ति चित्रण हुआ है, इन मंदिरों पे जो भित्ति चित्रण हुआ है, उसके भित्ति चित्रण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, उनके भित्ति चित्रण करवाने का, उनके चित्र बनवाने का, आकृतियां उकेरना किसका भैया, ये राजा सिद्धसेन का। ये बतिया याद रखिएगा कि जो भद्रकाली है और सिद्धकाली जो मंदिर है, राजा सिद्धसेन के समय का, इस पर जो भित्ति चित्रण हुआ है, इसी के द्वारा बनवाया गया है। आप देखेंगे कि एक सिद्ध गणेश की पाषाण मूर्ति भी बनवाई गई है। किसकी? सिद्धि गणेश की एक पाषाण मूर्ति भी, यानी एक प्रतिमा भी बनवाई गई है दोस्तों। यह भी बात आप एकदम याद रखिएगा। आप देखेंगे कि जो राजा सिद्धसेन है, इसने मंडी में कुल लगभग 10 मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। याद रखिएगा, राजा सिद्धसेन ने मंडी में कुल 10 कितने मंदिर बनवाए भैया? 10 मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। किसने? यही राजा सिद्धसेन ने, सिद्ध गणेश ने, देखेंगे निर्माण करवाया है। ये बात भी आपको एकदम याद रखनी है कि जो राजा सिद्धसेन था, राजा सिद्धसेन ने, गणेश नहीं भाई, सिद्धसेन ने, ध्यान रखिएगा, राजा सिद्धसेन ने, आप देखेंगे कि मंडी में कुल लगभग 10 मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगर हम बात कर ले दोस्तों, हम बात कर ले कि इसके समय की कुछ प्रमुख चित्रों को, 2-3 चित्र हैं, आप याद रखिएगा, इन चित्रों को भूलिएगा मत। ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चित्र है, जो कि क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप देखेंगे कि राजा परिचायकों के साथ एक चित्र है, राजा परिचायकों के साथ का चित्र या दृश्य। एक चित्र तो यह है, याद रखिएगा, इसके समय का, इस शैली का, मंडी शैली का। दूसरा है राजा गंगा कूल पर, दूसरा है दोस्तों राजा गंगा कूल, यानी कूल पर मतलब, कूल मतलब किनारा पर, किस पर? किनारे या किनारा पर, राजा का चित्र, राजा गंगा कूल यानी गंगा के किनारे पर चित्रित किया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। एक महत्वपूर्ण चित्र है कि राजा संगीतज्ञों के साथ चित्रित किया गया है। किसके साथ? संगीतज्ञों के साथ, राजा संगीतज्ञों के साथ का चित्र या दृश्य। ये 3 प्रमुख चित्र इसके समय का, जो प्रथम चरण का चित्र शैली है, मंडी शैली की, इसको आपको एकदम टोंगा में गठिया के रखेको, एकदम याद रखेको। आप देखेंगे कि ये जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण में जो कहारों का चित्र बनाया गया है, उन कहारों के चित्रों में उनके पैरों में पोलड़ियां, किसका? पोलड़ियां, यानी पहाड़ी पोलड़ियां, अर्थात क्या इसको कह सकते हैं? पहाड़ी जूतियां। जो कहारों का दृश्य बनाया गया है इस मंडी शैली में, जो कहारों का चित्र बना है मेरे प्रिय अध्यापकों, भावी अध्यापकों, उसमें जो कहार बनाए गए, उन कहारों में पैरों में पोलड़ियां बनाई गई हैं, अर्थात कहने का मतलब है पहाड़ी जूतियों के साथ उनको चित्रित किया गया है इस मंडी शैली में। इसको आपको एकदम जेहन में बैठा लेना है, याद कर लेना है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे चरण की। दूसरे चरण की हम बात कर लेते हैं, किस चरण की? द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण की हमने देखा कि इस शैली को हमने 3 चरणों में विभक्त कर दिया है। पहला चरण है लोक कला से प्रेरित, और दूसरा चरण हम देखते हैं जो 1804 से 1846 ईस्वी के मध्य का चरण। आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो मंडी शैली का जो दूसरा चरण है माफ करिएगा, इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कांगड़ा, कुल्लू, चंबा का प्रभाव आपको दिखाई देने पड़ता है। क्या? द्वितीय चरण में आपको
कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, साथ ही साथ चंबा शैली का प्रभाव दिखने लगता है, जिसके कारण इस शैली के चित्र जो है काफी सुंदर दिखाई देने लगे, काफी सुंदर और अच्छे बनने लगे, यानी सुंदर चित्रों का निर्माण होने लगा। कारण कि कांगड़ा कुल्लू, चाहे कांगड़ा हो, कुल्लू हो, चंबा, इन शैलियों का प्रभाव इस मंडी शैली पर एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, जिसके कारण यह शैली के चित्र, मंडी शैली का चित्र बहुत सुंदर बनने लगे। आगे चलकर आप देखेंगे कि जो कांगड़ा के प्रसिद्ध चित्रकार सजनू थे, एक कांगड़ा में हमने पढ़ा था ना सजनू, वही सजनू, जो कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार सजनू था, वही 1808 में कुल्लू से मंडी आता है। कौन? सजनू 1808 में कुल्लू से मंडी आता है, यह बात याद रखिएगा। और आकर के सजनू ने हमीर मठ काव्य के कुल 21 चित्र बनाए। यानी जो सजनू था, सजनू, ध्यान दीजिएगा, सजनू 1808 ईस्वी में आता है और आकर जो हमीर मठ नाम का काव्य था उससे संबंधित कुल 21 चित्र बनाता है। कौन? यही सजनू, जो कांगड़ा शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। आप देखेंगे कि इसने हमीर मठ नाम का जो काव्य था उसके 21 चित्र बनाए और ईश्वरी सेन को भेंट में कर दिया, यानी गिफ्ट दे दिया। किसको? ईश्वरी सेन को। 21 चित्र हमीर मठ का बनाता है। बनाने के बाद राजा, आप कह सकते हैं कि ईश्वरी सेन को भेंट में दे देता है। कौन? यही सजनू, जो कांगड़ा से आया था 1808 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिएगा कि यह कुल्लू से मंडी आया था, पहले कुल्लू जाता है, कुल्लू से मंडी 1808 ईस्वी में आता है और हमीर मठ नामक काव्य का 21 चित्र बनाता है और 21 चित्रवा बनाकर यह ईश्वरी सेन को क्या कर देता है? भेंट में दे देता है, गिफ्ट में दे देता है। आप देखेंगे कि जो दूसरा चरण है, इस चरण में कपूरगिरी नाम का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था, जो रामायण के, आप देखेंगे कि जो दूसरे चरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार है कपूरगिरी। इसने रामायण को चित्रित किया। किसको? रामायण को चित्रित किया, जो आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, जिसे आप आज भी जाके देख सकते हैं। भैया ये कपूरगिरी बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार इस शैली का है, दूसरे चरण का है। आप ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि ईश्वरी सेन के एक भाई थे जिनका नाम था जालिम सेन। उस जालिम सेन ने जालपा और टारना में के काली मंदिर में भित्त चित्र बनवाए और भित्त चित्र बनवाने के साथ साथ जालिम सेन ने उस पर स्वर्ण तथा रजत के रंगों का भी प्रयोग किया, यानी सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया उस भित्त चित्रों पर। जो जालपा के साथ साथ टारना नाम की जो काली मंदिर थी, जो जालिम सेन ने बनवाई थी, जालिम सेन इसी ईश्वरी सेन का भाई था, उसने उन भित्त चित्रों पर सोने और चांदी यानी स्वर्ण और रजत के रंगों का भी प्रयोग करवाया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंतिम और तीसरे चरण की। तीसरा चरण यानी तृतीय चरण, आप या तीसरा लिख दो या तृतीय चरण लिख दो, जो कि मंडी के पतन का चरण माना जाता है। इसके पतन का चरण यह माना जाता है और समय बलबीर सेन का रहा है। किसका? बलबीर सेन का। आप देखेंगे कि इस मंडी जो राज था उस समय, उसकी जब सत्ता इस बलबीर के हाथ में आती है, तो बलबीर सेन जब सत्तारूढ़ होता है, इसी के साथ ही शैली का पतन भी शुरू हो जाता है। किस शैली का? इसी मंडी शैली का। आप देखेंगे कि इस चरण में सिखों के जो गुरु थे, इस चरण में सिखों के तीन गुरुओं के चित्र मिले हैं। किसके? सिखों के 3 गुरुओं के चित्र मिले हैं इस तृतीय चरण में, यानी मंडी शैली में। इसको भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखेंगे कि इस चरण में एक मोहम्मद बख्श नाम का चित्रकार था। किस नाम का? मोहम्मद बख्श।
मोहम्मद बख्श नाम का जो दोस्तों चित्रकार था, इस मोहम्मद बख्श नाम का जो चित्रकार था, कलाकार था, भगवान शिव इसने भगवान शिव और और कृष्ण लीला विषयक से संबंधित चित्रकारी करने का काम किया, चित्र बनाने का काम किया। यही मोहम्मद बख्श, याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे यह शैली अंग्रेजी प्रभाव में आ जाती है, अंग्रेजों के प्रभाव में आ जाती है और पूर्णतः आप कह सकते हैं कि इसका पतन हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर हम बात कर लें इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों की बात कर लें, प्रमुख चित्रकारों की बात हम कर लें, तो हम कह सकते हैं कि प्रमुख चित्रकार किस शैली के दोस्तों? इसी मंडी शैली के, मंडी के यानी मंडी शैली के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात कर ले तो हम कह सकते हैं कि सजनू को इसमें रखा जाता है, जो कि सजनू एक प्रकार से इसमें आप देखेंगे भित्ति चित्रण का काम करता था। कौन? सजनू। सजनू जो कि भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध था इस शैली में। कौन? यही सजनू। सजनू के साथ साथ आप कपूरगिरी, मोहम्मद बख्श, किसका? कपूरगिरी, अभी हमने पढ़ा कपूरगिरी के बारे में, कपूरगिरी, उसके साथ साथ मोहम्मद बख्श जो वही शिव, भगवान भोलेनाथ और कृष्ण लीला विषय से संबंधित चित्रकारी करने का काम करता था, चित्र बनाने का काम करता था। साथ ही साथ आप दौलत है, गहिया है, दौलत है, दौलत है, गहिया है। एक नरोत्तम नाम का चित्रकार दोस्तों इस शैली में मिलता है। किस नाम का? नरोत्तम नाम का। क्या नाम है? नरोत्तम। यही जो नरोत्तम है वही इस शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। यानी अंतिम चित्रकार कौन था? यही दोस्तों नरोत्तम था, जो कि मंडी शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। इस बात को एकदम टोंगा में गठिया लीजिएगा। आप देखेंगे कि जो सजनू है इसने दुर्गा के 10 रूपों को, यानी एक चित्र में दुर्गा के 10 रूपों को उभार कर रख दिया। ऐसी चित्रकारी की किसने दोस्तों? इसी सजनू ने। आप अगर हम बात कर ले मंडी शैली की, तो मंडी शैली में ये जो सजनू है, आप सजनू के साथ साथ कपूरगिरी है, मोहम्मद बख्श है, और मोहम्मद बख्श के साथ साथ ये जो नरोत्तम है इस शैली का अंतिम चित्रकार, पहाड़ी चित्रकला, ये चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर पेपर को बहुत टफ बनाना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो दोस्तों मंडी शैली के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हम फिर भी आपको कुछ ज़्यादा बता दिए हैं मंडी शैली के बारे में, तो इतना काफ़ी है, इतना बहुत ज़्यादा है। आप सरसरी निगाह से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तब तक के लिए दोस्तों आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मास्टर साहब लोग, सर जी लोग, मैडम लोग, धन्यवाद।